हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो हमारा लेसन नंबर 6 का पहला कंसेप्ट होने वाला है। और ये लेसन इस सीरीज का आखिरी लेसन है। इसके बाद हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेसन नंबर 6 है क्या, सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक को, और जो हमारे इंडिया के केस में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि आरबीआई जो है ना कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए और साथ साथ इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने के लिए। यानी कि आज हम आरबीआई को ऑलमोस्ट जो है ना समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। लेकिन क्या ये एक ऐसा बैंक है जहां पे हम सबका अकाउंट है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हम में से तो किसी का भी अकाउंट आरबीआई में नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है ना वो बैंकर्स बैंक है, यानी कि वो बैंक जहां पे बैंकों का खाता है, यानी कि जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है, या फिर अदर बैंक्स हो गए, जो भी दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उन सबको कहीं ना कहीं आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है या फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आरबीआई है ना वो बैंकर्स बैंक है और ये इकोनॉमी के अंदर भी अलग अलग रोल प्ले करता है उसे स्टेबल करने में। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आरबीआई की, जिसको इन्फ्लुएंस करके, जिसको चेंज करके या फिर पॉलिसी लगा के जो गवर्नमेंट है या फिर जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। कैसे करती है वो हम समझेंगे वीडियो के अंदर, आगे समझेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कुछ बातें बता रहा हूं आरबीआई के बारे में। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में जो भी करेंसी, ठीक है, या फिर जो भी फाइनेंशियल मूवमेंट्स हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं, या फिर सबको रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई, यानी कि फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास जो भी करेंसी है, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट में हो, चाहे हमारे पास कैश की फॉर्म में हो, वो सब जो भी है उसका गार्डियन कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास। पहला पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन समझना पड़ेगा कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना फेमस है, ठीक है, क्यों इकोनॉमी में साई रोल यही प्ले करता है और कैसे ये इवॉल्व होता हुआ है आज तक। क्योंकि हम सब जानते हैं 1935 में आरबीआई बनाया गया था और आज तक वो आरबीआई अच्छे तरीके से अपने अंदर कुछ चेंजेस ला के अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई का इवोल्यूशन की बात करनी है एंड इट्स पिवटल रोल इन शेपिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। और साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को शेप किस प्रकार से प्रोवाइड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या आया, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें ऑब्जेक्टिव भी समझने पड़ेंगे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, साथ साथ फ्रेमवर्क भी समझने पड़ेंगे और फंक्शन भी समझना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इन रेगुलेटिंग मॉनेटरी सप्लाई, ताकि मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। अब ये बात समझ ही लेते हैं, ठीक है, क्या कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट कैसे करती है। मॉनेटरी सप्लाई को फाइनेंशियल सप्लाई भी समझ सकते हो या फिर मनी सप्लाई भी समझ सकते हो। हम सब जानते हैं जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को अफेक्ट जरूर करती है अपने पॉलिसी के जरिए, जिसका नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन करती कैसे है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आरबीआई है ना वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करती है। अब बात ये आती है कि भैया ठीक है, हमने बात मान ली कि भाई इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई चेंज होगी, पर होगी कैसे? तो देखो, इंटरेस्ट रेट में चेंज का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट में 2 ही प्रकार के चेंज आ सकते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है ना, ये 2 चीजें हो सकती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से एक तो लोन लेना महंगा हो जाता है, लोग लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि लोन पे ब्याज
देना पड़ रहा है और ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे, या फिर जिनके पास भी सेविंग भी रखी हुई है वो कंज्यूम नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग लालच में आएंगे, क्यों मैं अपना पैसा कंज्यूम करूं, मार्केट में रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्यों ना अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजप्शन लोग कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन लेना महंगा हो गया एक तो जो लोग लोन लेके कंजप्शन करते हैं वो भी खत्म, दूसरा जिन लोगों के पास सेविंग है भी या फिर पैसा है भी तो उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इसी का उल्टा सिनेरियो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोग कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोन सस्ते मिल रहा है तो लोग लोन लेके भी कंजप्शन करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे मेरे भाई, लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं इंटरेस्ट कमाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि लोग बोलेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करूं इतने कम इंटरेस्ट रेट के लिए, मैं कंज्यूम ही कर लेता हूं। यानी कि मैं कहता हूं इस केस में कंजप्शन दोनों तरीके से बढ़ती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कि एक बात और, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हो क्या रहा है, लोन लेना महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई हो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि मनी सप्लाई के कम होने की वजह से ही लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंजप्शन कम कर रहे हैं। यानी कि जब भी गवर्नमेंट को ये लगता है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, लोग कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, अब लोग लोन ले नहीं पाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। इसी का उल्टा अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन नहीं है, इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, अब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो होगा क्या कि लोगों के पास पैसा नहीं कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि कोविड के जस्ट बाद हुआ था, कोविड की वजह से लोगों की जॉब चली गई थी, जॉब जाने की वजह से लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा था, अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो भाई कंजप्शन कैसे करेंगे। तो ऐसे केसेस में लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिर आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर दिया था कि लोग लोन ले, इकोनॉमी में वापस मनी सप्लाई आए, लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, वापस डिफ्लेशन से हम स्टेबल स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट रेट कम करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। एक बात और क्या कि कई बार हमने ये भी देखा है कि भैया हम ये बात करें इन्फ्लेशन की या डिफ्लेशन की, इन्फ्लेशन एक बहुत ही बेकार चीज़ है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये वर्ड जब हम बोलते हैं ना, इसका मतलब कई बार लोगों को नहीं पता होता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आप लोगों ने तो मेरी वीडियो में तो काफ़ी बार टर्म जरूर सुना होगा, इसे सुना होगा कि मैं पढ़ाता इकोनॉमिक्स हूँ, फाइनेंस की बात करता हूँ, तो इन्फ्लेशन तो बार बार वर्ड आएगा ही आएगा। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पैसे की वैल्यू गिरती चली जाती है ना, उसको इन्फ्लेशन बोल के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर मैंने कितने में खरीदा, 20 रुपए में, मेरे पास 100 रुपए थे, मैं ऐसे 5 मार्कर ले आया कि भाई आराम से 1 महीना चल जाएंगे, ठीक है। अब भाई ऐसे 5 मार्कर ले आया 100 रुपए में, लेकिन मानता हूँ आज से 5 साल बाद, ठीक है, क्या होगा, मेरे पास वही 100 रुपए है खर्च करने के लिए मार्कर पे, लेकिन मार्कर का प्राइस 20 से 50 रुपए हो गया है, तो क्या अब मैं उस 100 रुपए में 5 मार्कर ले पाऊंगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं, तो 2 ही मार्कर खरीद पाओगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि महंगाई की वजह से जो कंज्यूमर है उसकी जेब पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो पहले के हिसाब से कम गुड्स और सर्विस खरीद पाता है या फिर एंजॉय कर पाता है। तो वो चीज है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन हम सब जानते हैं हर इकोनॉमी में बढ़ता है, बट एक एक्चुअल रेट से बढ़े वो बहुत जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रेट से बढ़ गया तो भी खतरनाक है, कहते तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों की इनकम पहले ही बहुत कम थी उनके लिए बेसिक नीड्स भी अफोर्डेबल ना रहे। तो इन सब चीजों के लिए ना जो आरबीआई है वो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए हमेशा अपनी पॉलिसीज को यूज करती है ताकि इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन से डील किया जा सके। इसके अलावा कई बार लोग ये भी बोल देते हैं कि चलो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि भैया लोगों के पास जो है ना वो बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है, तो जब हमारे पास खुद का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पास खुद की नोट छापने की मशीन है, तुम जितनी मर्जी नोट क्यों नहीं छाप लेते? उसके लिए आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ कि एक कंट्री के अंदर जितनी करेंसी सर्कुलेशन में होती है ना, उस कंट्री को उतना ही नुकसान हो रहा होता है इकोनॉमिकली। क्यों?
क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा आ रहा है और वो आ रहा है प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन की वजह से, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसा आया, प्रोडक्शन बढ़ गया, जो लोगों के पास बढ़ा हुआ पैसा उससे बड़ी प्रोडक्शन में उन्होंने खर्च कर दिया, इकोनॉमी सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को मुफ्त में पैसा बांट दिया, यानी गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने नोट छापने शुरू कर दिए, गरीब लोगों को नोट दे दिए, तो होगा क्या, गुड्स तो उतने ही है जितने पहले थे, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो लोग डिमांड करेंगे, लेकिन गुड्स उतना ही है तो क्या होगा, सप्लाई कम पड़ जाएगी, डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी कि महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि हम पैसे छाप के लोगों को अमीर कर सकते हैं, वो एक तरह से अपनी इकोनॉमी को डाउनग्रेड करने का ही तरीका होता है। बहुत सी पास्ट इकोनॉमी ने सब किया भी है, आप कभी भी गूगल कर लेना, ऐसे कुछ देश हैं, ठीक है, जिनके वहाँ पे 2-2 लाख के ना सिर्फ क्या आते हैं, उनकी करेंसी में ब्रेड आते हैं। इतने महंगे क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था, जब उनके पास पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने नोट वोट छापे, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को गिरा लिया। तो ये चीज़ काफ़ी समझनी जरूरी थी। तो मैंने उम्मीद आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम नोट छाप के ही इकोनॉमी को अच्छा नहीं कर सकते। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। तो फोस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है विद इन इंडियाज डायनामिक फाइनेंशियल लैंडस्केप। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है ना, तीसरा पॉइंट, वो क्या होता है, एग्जामिन द टूल्स। हमें टूल्स समझने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट समझने पड़ेंगे, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, एंड मैनेज की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और साथ साथ जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उसको मैनेज भी किया जा सके, सच एज इन्फ्लेशन। बताया था मैंने भी आप लोगों को कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैसे यूज करती है आरबीआई, इसको बढ़ाना घटाना, ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन से डील किया जा सके, एंड एक्सचेंज रेट, जिनको नहीं पता बताता हूं एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मुझे अगर $1 खरीदना है तो मुझे उसके लिए 85 रुपीज पे करने होंगे, INR इंडियन करेंसी में मुझे 85 रुपीज पे देने पड़ेंगे, तब जाके मैं $1 खरीद पाऊंगा, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, इसलिए ये तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडियल रेट बताया जो फिलहाल करंट में चल रहा है, इसके आसपास ही चल रहा है, पर चल रहा है ये। लेकिन एक और बात कि एक्सचेंज रेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स यानी कि जो फिक्स रखा हुआ है ट्रेड के लिए, फ्लोटिंग यानी कि जो लगातार चेंज होता रहता है ना। तो इसलिए आपको ना डॉलर के ग्राफ भी दिख जाएंगे गूगल के ऊपर, अगर आप चेक करना चाहो तो ये आया हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। अब समझते हैं आगे अगला पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो देखो। तो इन द बिग वर्ल्ड ऑफ मनी इन इंडिया, जब हम बात कर रहे हैं बिग वर्ल्ड की, ठीक है, ऑफ मनी इन इंडिया की, भाई जो इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी, जहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा पैसा ट्रैवल करता होगा। तो वही चीज़ है कि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी, ठीक है, तो वहाँ पे पैसा भी क्या है, सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा है। देयर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर कॉल्ड सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो करता क्या है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इमेजिन द आरबीआई एज द गार्डियन ऑफ इंडियाज मनी, क्योंकि जो हमारा आरबीआई है वो पूरे पैसे का क्या है, गार्डियन है, मेकिंग श्योर एवरीथिंग अबाउट इट वर्क्स वेल, और कोशिश करता है कि जो पैसा है वो अच्छे तरीके से काम करता रहे लोगों के वेलफेयर के लिए। फ्रॉम इट्स बिगिनिंग्स इन 1935 में, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट हुई थी, टू टुडे द आरबीआई हैज बिकम सुपर इंपोर्टेंट। आरबीआई बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है। इट्स मेन जॉब इज टू हेल्प इंडियाज ग्रो। मेन काम क्या है कि इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए, एंड मेक श्योर प्राइसेस स्टे स्टेडी। और श्योर मतलब मेक श्योर करना है वो क्या, कि प्राइसेस जो है ना वो कांस्टेंट रहे, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिकली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हाँ, लेकिन एक आइडियल रेट 6 से 8% के बीच में तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ ही जाता है, क्योंकि जो कि मैं भी एक आइडियल रेट मानता हूँ। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं होती, अच्छे सिग्नल्स नहीं होते हैं।
अब समझते हैं रोल ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक मिनट, ठीक है, अब समझते हैं आरबीआई के इंपॉर्टेंट रोल को। तो पहला पॉइंट क्या आता है, आरबीआई एज अ सुपर हीरो। जब हम बात करें तो आरबीआई सुपर हीरो की तरह काम कर रहा है, फाइटिंग टू कीप द इकोनॉमी सेफ एंड साउंड। इसका मेन काम क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को सेफ रखना और साउंड रखना। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये फाइटर है जो हमारी इकोनॉमी को सेफ रखता है और अच्छा रखता है। इट यूजेस स्पेशल टूल्स, यानी कि बहुत से टूल्स भी यूज करते हैं इसके लिए, लाइक बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग, टू कीप द मनी गेम बैलेंस, ताकि जो मनी है ना वो बैलेंस रहे, इंटरेस्ट रेट बैलेंस रहे। इट कीप प्राइसेस फ्रॉम गेटिंग टू हाई, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखता है कि प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, ज़्यादा बढ़े तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी लोगों को, ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। एंड हेल्प्स द इकोनॉमी ग्रो स्मूथली, और हेल्प करता है कि इकोनॉमी जो है ना वो स्मूथली ग्रो करे, है ना, और ज़्यादा तेज आगे बढ़ती रहे। तो वो चीज़ें यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आरबीआई जॉब इज नॉट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग। अब दिक्कत क्या है कि हम बोल देते हैं कि आरबीआई जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आरबीआई को भी बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने डेली एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, लगातार अलग तरह की करेंसीज आ रही हैं, ठीक है। जैसे खासकर जब 2007-8 का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया था, क्योंकि वो क्राइसिस बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आ गई, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट शुरू हो गई कि धीरे धीरे बैंक्स को रिप्लेस करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी इतनी जल्दी तो बैंक रिप्लेस नहीं होने वाले, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अपने आप में किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, आरबीआई जॉब इज नॉट स्मूथ सेलिंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज। जब हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी की या फिर चेंजेस हैपनिंग ऑल द टाइम, चेंजेस हर टाइम होते रहते हैं। द आरबीआई फेसेस न्यू चैलेंजेस एवरी डे, आरबीआई को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हर दिन। फ्रॉम डीलिंग विद फैंसी टेक, कि वो फैंसी टेक से डील कर सके कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसे चलाना भी सीखना पड़ेगा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वरना आरबीआई पीछे आ जाएगी, बाकी सारे लोग आगे निकल जाएंगे, वो सब दिक्कतें हो जाएंगी। तो टू फिगरिंग आउट हाउ टू मेक मनी वर्क बेटर फॉर एवरीवन, और ये फिगर आउट करते रहना हमेशा आरबीआई काम होता है कि कैसे पैसे को और बेहतर बनाया जा सकता है लोगों के लिए, ताकि लोगों की लाइफ में और ज़्यादा यूजफुल हो जाए। द आरबीआई हैज़ टू कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग, आरबीआई जो है ना लगातार लर्निंग की मोड में रहता है, अडेप्टिंग के मोड में रहता है। इसका मतलब ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना और उसी को अडेप्ट भी करना। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। बात किया था ना मैंने यहाँ पे जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी समझाया था कि आरबीआई का एक और इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखना, कब बढ़ाना है कब घटाना है वो डिपेंड करता है मनी सप्लाई के ऊपर। मैं सीधा बताऊं तो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन सबको देख के जो आरबीआई है ना वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करती है, वो भी खासकर मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट, द आरबीआई कैन रेज और लोअर दीज इंटरेस्ट रेट, और जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, टू कंट्रोल हाउ मच पीपल आर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। और ये कंट्रोल करने के लिए कि लोग जो है वो कितना खर्चा करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया भी आप लोगों को कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट की वजह से, कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कंजप्शन कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और कैसे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कंजप्शन बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो ये सब चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की भी थी अभी भी, और कैसे इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई में भी एक इफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कीप इकोनॉमी स्टेबल। ये सारी चीजें आरबीआई करती है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। स्टेबल रखने का मतलब क्या है कि ना तो इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, ना डिफ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होगा, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और ये भी कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और अगर डिमांड कम है सप्लाई से, तो ये भी सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि जब डिमांड उतनी ही हो जितनी सप्लाई मौजूद है, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं जो भी गुड्स हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाए प्रॉपर तरीके से। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखना बहुत जरूरी होता है, और इसी के लिए जो आरबीआई है वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करती रहती है, अपनी पॉलिसीज को अप्लाई करती रहती है। इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। वो एक बहुत बढ़िया स्टेप है किसका, आरबीआई का, कि बैंकिंग सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो।
आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज इतनी इजीली अवेलेबल है, हम घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। चाहे मुझे इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, चाहे मुझे अपने देश में ट्रांजेक्शन करनी है, चाहे मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं, चाहे मुझे बॉन्ड्स खरीदने हैं, चाहे मुझे जो मर्जी एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं घर बैठे कर सकता हूँ। क्यों? सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी कि आरबीआई ने बैंकिंग सर्विसेज को बहुत ईजी कर दिया है। और यही नहीं सिर्फ अर्बन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं पहले कहाँ से लोन लेते थे। ठीक है, 1 मिनट वेट करना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि बैंकिंग सर्विसेज जो है ना वो रूरल एरियाज में भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है, ताकि वो गांव के लोग जो कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम में फंसे हुए थे, या फिर जिन्हें इनफॉर्मल तरीकों से पैसा उधार लेना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, कई बार वो डेट ट्रैप में फंस भी जाते थे, उनके लिए लोन लेना सिस्टमेटिक तरीके से काफ़ी ईजी हो गया, पोस्टल सर्विस की वजह से या फिर कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज की वजह से। इसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है? कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक। इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है तो उसे कंट्रोल आरबीआई कर सकती है। तो इसलिए आरबीआई जो है ना अपना एक तरह से मॉनिटर करती रहती है इन्फ्लेशन को, कि इन्फ्लेशन में क्या चल रहा है ना। क्योंकि ज़्यादा हुआ तो आरबीआई को अपनी पॉलिसीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, अपनी मॉनिटरी पॉलिसी की हेल्प से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और उसके लिए लगातार नज़र बनाए रखती है आरबीआई किसके ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो हमने पढ़े आरबीआई के, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टेबल रखने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे है क्या? एक तो है आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके हम कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे वीडियो के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे। सबसे पहले जो समझना है वो समझना है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। हम सब जानते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का फाइनेंशियल गार्डियन आप उसे कह सकते हो, है ना, खासकर पैसों से रिलेटेड। यानी कि मनी जो है, जो भी सर्कुलेट हो रखी है या फिर जो भी बैंक में डिपॉजिट हो चुकी है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या फिर जो अलग अलग बॉन्ड्स में भी है, वो सारी चीजें फाइनेंस के अंदर वो किसके पास है? आरबीआई के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को स्टेबल रखने में, है ना। ये सब चीजें हमने डिस्कस की भी थी। अब हम समझते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को। तो हमारे पास 10 फंक्शंस हैं जो आरबीआई प्ले करती है। पहला फंक्शन क्या आता है? बैंकिंग फंक्शन। अब देखो, जब हम बैंकिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, क्योंकि यहाँ पे बैंकों का अकाउंट होता है। यानी कि हर एक कमर्शियल बैंक जो होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, जिसको हम एसबीआई बोलते हैं, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, या फिर कैनरा बैंक हो, अलग अलग जो भी बैंक है उनसे मैं इस चीज समझ सकता हूँ कि जो सारे बैंक है ना, इनका अकाउंट किसमें होता है? आरबीआई के अंदर होता है। यानी कि इन सारे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई की हर एक बात माननी पड़ती है, गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, यही नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस भी मानने पड़ते हैं। यानी कि बैंकिंग फंक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, जहां पे आरबीआई ये देखती है कि लोग कितना पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट करके रख रहे हैं, ठीक है, और बैंक जो है ना वो उसको किस तरीके से लोन पे दे रही है, यानी किस तरीके से उस पैसे को, उस डिपॉजिट को क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज कर रही है, यानी कि जरूरतमंदों को लोन प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो। यानी कि बैंकिंग फंक्शंस के अंदर वो बैंकिंग के जो भी एक्टिविटीज है ना वो सब आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं, सब आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है? इशुएंस ऑफ करेंसी। जब हम करेंसी को इशू करने की बात करते हैं आरबीआई के फंक्शन के तौर पे, तो जब मैं बात कर रहा हूँ करेंसी को इशू करना, तो करेंसी को इशू करने का काम भी किसका है? आरबीआई का ही है। यानी कि चाहे वो कॉइन्स हो और चाहे वो नोट हो, वो सबके सब कौन छापती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे पास जो भी नोट वगैरह होता है, करेंसी जो भी होती है, वो सबके सब आरबीआई खुद छापती है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो करेंसी को इशू करना काम किसका है? आरबीआई का। और हम सब जानते हैं इसलिए जो है ना हम करेंसी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लीगल बाउंडेशन के अंदर आती है कि अगर कोई सी करेंसी आरबीआई ने लॉन्च की है या फिर इशू की है, उसे एक्सेप्ट करना मैंडेटरी माना जाता है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। तो इशुएंस ऑफ करेंसी का काम किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसकी बात तो हम बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में
देखते भी हैं कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, बनाती है, और यही नहीं एक कमेटी भी बनाई जाती है जिसके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रहने वाली है उसको बताया जाता है कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है ना, ताकि जो भी इन्फ्लेशन का रेट है उसे कहीं ना कहीं बीट किया जा सके। हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए, तो इन्फ्लेशन को कम रखना बहुत जरूरी होता है। उस चीज़ के लिए जो आरबीआई है वो अलग तरह की पॉलिसीज इशू करती है, ठीक है, और खासकर यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी बन जाती है जहां पे इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके मनी सप्लाई को चेंज किया जाता है और जिसके हिसाब से इन्फ्लेशन जो है हम उसकी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। अब पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करने का काम भी किसके पास है, आरबीआई के पास है। हम सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी डेट लेती है, क्योंकि पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी डेट लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने कामों के लिए उधार की जरूरत पड़ती है। हम सब जानते हैं जो गवर्नमेंट है वो अपना एक बजट बनाती है 1 फेब को आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है उस बजट के साथ कि वो बजट जो बनाया गया है वो जरूरी नहीं कि जितना खर्चा करना है उतना रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ ही जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार ना गवर्नमेंट जो है बजट में डेफिसिट शो करती है, यानी कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम होता है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, और उन एक्सपेंडिचर को, उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा उधार पे भी लेना पड़ता है, चाहे वो आरबीआई से हो, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक यानी कि आईएमएफ से मान लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो जरूरी होता है। तो उस फंड को, उस डेट को मैनेज करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट पर ध्यान रखना, जो बैंकिंग फंक्शंस है ना, ये सेक्शन 17 का पार्ट है और ये सेक्शन 22 का, इशुएंस ऑफ करेंसी। अब इसके बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन के एक्सचेंज को बनाए रखना ही बहुत जरूरी है। अब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता क्या है। पहले तो आप ये बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मैनेज करना तो बाद में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पास हर एक फॉर्म में करेंसी होती है, जैसे कि हमारे पास डॉलर्स भी होते हैं करेंसी की फॉर्म में, हमारे पास आईएनआर इंडियन रुपीस भी होते हैं, वो तो होते ही हैं सबके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए। पर हमारी जो देशी गवर्नमेंट है वो डॉलर वगैरह को अपने पास रिजर्व में एज मेंटेन करती है, फॉरेन रिजर्व में, अलग देशी करेंसी को। ऐसा क्यों क्या होता है, समझते हैं पहले इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कोई फॉरनर इंडिया में आया है, मान लेते हैं कोई अमेरिका से इंडिया में आया, तो वो अमेरिकन डॉलर लेके इंडिया में आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, क्या वो डॉलर में यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, है ना, यानी कि दुकान पर जाके वो डॉलर देके चीजें नहीं खरीद सकता। तो वो सबसे पहले क्या करता है, बैंक से कांटेक्ट करता है और अपने डॉलर को कन्वर्ट करता है उस देश की करेंसी में। यानी कि फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में एक फॉरेनर हमारी कंट्री में आया तो वो डॉलर को पहले आईएनआर में यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करवाएगा और उसके बाद ही वो उस करेंसी की हेल्प से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे देश में जो करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ जाती है, यानी कि डॉलर्स बढ़ जाते हैं। अब जो डॉलर्स बढ़े हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो वो किसका पार्ट बन गए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आ गया। अब उसको मैनेज करने का काम भी जो है ना किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। और आपको एक चीज बता भी दूं कि जो आरबीआई करेंसी इशू करती है ना उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन उसमें से क्या होती है कि 200 करोड़ का रिजर्व ना उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है, वो भी किस रेशियो में, 23:17 में, जिसमें से 23 हमारे पास क्या होगा, गोल्ड, बिस्किट की फॉर्म में प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, है ना, सोना, और 17 हमारे पास क्या होगा, कैश की फॉर्म में ये रिजर्व रखा जाता है। और जब 200 करोड़ से फालतू जो रुपए आते हैं वही जो है ना आरबीआई क्या करती है, इतना उसके पास रिजर्व होता है, इससे ऊपर जो भी पैसा है ना वो जो आरबीआई वो इशू कर सकती है जनता के लिए, लोगों के लिए, उसे ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट भी हो जाती है। और 6th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन। भाई अब जो बैंक्स हैं वो कोई दिक्कत ना करें, कोई धांधली ना करें, ट्रांसपेरेंसी रखे अपने काम में, उन सब चीज़ों के लिए बैंकिंग के रेगुलेशन का काम भी कौन करती है, आरबीआई करती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का कि भाई बैंक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनको उन पर नजर रखने का काम एज अ गार्डियन कौन करती है, आरबीआई करती है। तो ये चीज़ भी जरूर
जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बैंक को प्रेफर करना बहुत जरूरी है, वरना बैंक जो है वो बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सारे कई बार ऐसे भी इवेंट सामने आते हैं हमारे पास कि बैंक जो है वो अंदर अंदर बहुत से फाइनेंस को घुमाती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कई बार बैंक्स को। फॉर एग्जांपल जब मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसे बात होगा तो मेरे को ध्यान में आता है यस बैंक, जो कोविड में बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। फिनिश क्यों हो गया, उसका एक मेन रीज़न ये था कि यस बैंक ने ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड कर रखा था जो उसे पता था कि जनरली केस में डिफॉल्टर्स निकलेंगे, है ना, उनसे पैसा नहीं चुकाया जाएगा। ऐसे बिजनेस में लोन दे रखे थे जो शायद फ्यूचर में ना चलें, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों का पैसा डूबना शुरू हो गया, ठीक है, और वो भी सिर्फ किस लिए, ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा पाए, क्योंकि वो लोग उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे। पर मेरे भाई जब प्रिंसिपल ही डूब जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा, क्या कवर कर लोगे आप उससे। तो वही चीज़ हुई, यस बैंक पूरी तरीके से क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो पेमेंट बैंकिंग रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। इसके बाद हमारे पास 7 पॉइंट क्या आता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन, कि भाई जो पेमेंट है या फिर जो सेटलमेंट सिस्टम है बैंक्स का वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए, ताकि लोगों के साथ दिक्कत ना हो। आजकल आप देखोगे कि डिजिटल मनी की वजह से फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, एडवांटेज बहुत सारे हैं कि हम ईजिली ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ नुकसान भी तो हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, साइबर मतलब लोग भी जो हैं अलग अलग तरीकों से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं पैसों के साथ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने कुछ डिटेल्स दिए, आपका बैंक अकाउंट पूरा पूरा खाली हो गया, तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स रेगुलेशन बोलते हैं कि जो पेमेंट का तरीका है वो प्रॉपर तरीके से देखा जाए और सेटलमेंट का सिस्टम जो है ना प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। कई बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि आपने ट्रांजेक्शन कर दी, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, उसमें अकाउंट में नहीं पहुंचा, ऐसे केसेस में आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 8th फंक्शन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन। हम सब जानते हैं जब भी बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है तो बैंक एक चीज़ करता है, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। बैंक करता है वेरिफिकेशन उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस पर्टिकुलर पर्सन के इनकम की, उस पर्टिकुलर बिजनेस की जिसके लिए लोन दे रहा है। यानी कि वेरिफिकेशन जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन। कि बैंक भी उधार देने से पहले उस पर्सन का, जैसे सिविल स्कोर क्या होता है, उस पर्सन का बैकग्राउंड ही बताता है, या फिर अलग अलग तरीके से उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बैंक करती है ताकि उसका पैसा डूबे ना, लोग डिफॉल्टर बन के सामने ना आए। वही चीज़ यहाँ पे है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कुछ कंपनीज को पैसा वैसा दिया गया है, ठीक है, उन्हें वेरीफाई किया जाना बहुत जरूरी है ताकि वो लोग पैसे को ना डुबाएं। और इसलिए जो RBI है इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं कि आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा कोलेट्रल रखवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बिजनेसमैन को पैसा उधार पैसे उसे मिल जाएगा, लेकिन उसे करना क्या पड़ेगा, उसे यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या, कोलेट्रल रखना पड़ेगा। लेकिन कोलेट्रल में क्या रखेंगे वो लोग, कोलेट्रल में रख सकते हैं अपने शेयर्स प्लेस करने पड़ते हैं बहुत बार, तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपने एक चीज़ भी गौर की होगी कि जनरली जो कोलेट्रल है ना उसका 80% तक ही जो बोरोवर है उसको लोन मिलता है। इसके बाद क्या आता है, 9th पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। जो RBI है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन का भी ध्यान देती है। जैसे मैंने ऊपर बोला ना कि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम प्रॉपर तरीके से होते हैं, ऐसे ही लोगों को अवेयर किया जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में, फाइनेंशियल कंप्लेंट के बारे में। जैसे बीच में भी हाल ही में क्या चल रहा था कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है ना, किसी तरह क्राइम करने का आपको फ़ोन कर दो कि भाई हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, आपके पीछे ये चीज़ें हुई हैं, आपने ये कानून तोड़ा है, तो या तो आप हमें पैसे भर दो या फिर हम आपके घर पुलिस भेज रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सब साइबर क्राइम्स ही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं RBI को ही पता लग जाता है। तो RBI जो है ना अवेयर करने के लिए मैसेजेस कर सकती है, व्हाट्सएप का यूज़ करती है, टीवी पे खबरें दे सकती है, मतलब अलग तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती है ताकि लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जाता है। इसके बाद 10th पॉइंट क्या आता है, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। भाई डेवलपमेंटल इनिशिएटिव भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मान लो रूरल एरियाज में कुछ बिजनेसेस है, उनको हेल्प करती है लोन वगैरह प्रोवाइड करके, ठीक है, ताकि वो बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर पाए, एक्सपेंड कर पाए खुद को। तो जो आरबीआई है वो बहुत से तरीकों से हेल्प करती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी लेती है आरबीआई। तो ये 10 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, आरबीआई के। अब इसका हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है बैलेंस शीट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई की बैलेंस शीट। आपको पता है तो जिनको नहीं पता, जिन बच्चों के पास कॉमर्स नहीं थी, कि बैलेंस शीट में दो चीज़ होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। और अगर मैं सिंपल सी बात में समझ रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होता है एसेट लायबिलिटी में, एसेट मतलब होता है कि जो आपको पैसे कमा के दे, और लायबिलिटीज वो होती है जो आपको पैसा लेके जाए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो। अब एसेट्स समझते हैं, एसेट्स में क्या आता है, नोट्स एसेट आरबीआई के लिए, रूपी कोइन एसेट है, स्मॉल कोइन, गोल्ड कोइन, ये सब उसका एसेट है, एंड गोल्ड कोइन, बुलियन। इन्वेस्टमेंट में क्या आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक, ठीक है। इस बीडी का मतलब क्या है हमारे पास, बैंकिंग डिपार्टमेंट। तो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ये सब क्या है, एसेट्स हैं आरबीआई के, ठीक है। बिल्स परचेज्ड एसेट है, डिस्काउंटेड वो भी क्या है, एसेट है, क्योंकि बिल डिस्काउंट तो करवा लिया लेकिन पेमेंट तो बैंक के बाद में आएगी ना, वो भी एसेट है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस दोनों क्या है, एसेट है। ये सब चीजें क्या होती हैं, बैंक के लिए क्या होती हैं, एसेट्स होती है। इसके बाद एसेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट, इशू डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन सा एसेट है, जैसे गोल्ड होता है उनके पास, वो एक एसेट है, बुलियन एज अ बैकिंग फॉर नोट इशू, वो भी एक एसेट है, रूपी कोइन एक एसेट है। इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया, फॉरेन, ठीक है, इशू डिपार्टमेंट ये एक एसेट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में डोमेस्टिक इशू डिपार्टमेंट ये एक एसेट है, डोमेस्टिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर, ये सब क्या है, एसेट है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आरबीआई की एसेट। और अगर मैं यहाँ पे टोटल एसेट की बात करूं तो टोटल एसेट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईडी, इशू डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट क्या है, पूरा पूरा एसेट है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे पास आया है पैसा, देखते हैं क्या क्या है, कैपिटल है वो लायबिलिटीज हैं, रिजर्व फंड है लायबिलिटी है, अदर रिजर्व्स हैं वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। डिपॉजिट्स वो भी लायबिलिटी तो है क्योंकि आज नकल तो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरीज, अदर एसेट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, आरबीआई की लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट कौन से हैं, नोट्स इशू, बाय नोट इशू के वो भी क्या है, लायबिलिटी इशू डिपार्टमेंट का, ठीक है। और बैंकिंग डिपार्टमेंट बीडी, टोटल लायबिलिटीज इसके बराबर होती हैं। तो ये हो गई लायबिलिटी साइड, वो हो गई हमारी एसेट साइड। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, आरबीआई वाला कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बाकी चैप्टर में अभी भी हमें और भी चीजें पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है अच्छे से, वो सब देखेंगे आने वाले टॉपिक में। पहले देख लेते हैं 3 मेन पॉइंट आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू 1926। इसकी शुरुआत 1926 में हो गई थी, व्हेन द हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड इट्स क्रिएशन टू मैनेज इंडियाज करेंसी। जब एक हिल्टन यंग कमीशन था, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें जो है ना क्या करना है, इंडिया की करेंसी को एवॉइड करने के लिए एक बैंक बनाना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, एंड बैंकिंग सिस्टम के लिए भी चीज़ बनानी चाहिए। यानी कि अंग्रेज जो थे वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे थे, वो बहुत सारे कमीशंस वगैरह बना रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, जिन्होंने बनाई भी, जैसे कि यूपीएससी कमीशन उनका बनाया हुआ है, चाहे हम इसकी बात करते हैं आरबीआई का, वो उनका बनाया हुआ है, ठीक है। स्टैब्लिश्ड इन 1935, ये 1935 में फिर स्टैब्लिश हुआ। इनके कमीशन कब आया, 1926 में, लेकिन बन कब रहा है, 1935 में। द आरबीआई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर स्टेबल मनी वैल्यू। आरबीआई का मेन काम क्या था कि जो भी मनी वैल्यू है उसको हम स्टेबल रखेंगे, एंड मैनेज द कंट्रीज करेंसी, और कंट्री की करेंसी को मैनेज भी करेंगे, एंड क्रेडिट सिस्टम को भी, क्रेडिट सिस्टम ओवर टाइम। इट्स रोल एक्सपेंडेड, और धीरे धीरे जो है ना रोल क्या होना शुरू हो गया, वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया। अब रोल एक्सपेंड कैसे हुआ वो देखते हैं। रोल एक्सपेंडेड टू इंक्लूड प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि एक तरह से प्रमोशन होने लगी, इंक्लूसिव ग्रोथ आ गई, डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करने लग गए, एंड रेगुलेटिव बैंक्स, बैंक को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, नॉन बैंकिंग एंटाइटीज, ठीक। और इसके अलावा नॉन बैंकिंग एंटाइटीज के अंदर भी बहुत सारे काम चल रहे थे जो भी आरबीआई के अंदर आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम्स हैं चाहे वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी कहीं ना कहीं आरबीआई का पार्ट बनते हैं। उनका भी रेगुलेशन आरबीआई करती है, और आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन उनको भी माननी पड़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द आरबीआई रेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो आरबीआई ने रेगुलेशन करना शुरू किया किसका, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज में हो रही थी, मतलब ट्रेड हो रहा था फॉरेन करेंसीज में के अंदर, वो भी किन से,
फॉरेन कंट्रीज के साथ, जैसे कि इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, वो सब इसका पार्ट बने। इसके बाद 1 मिनट वेट करना, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलो फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे द आरबीआई रेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो आरबीआई ने जो है ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस दूसरी करेंसीज में हो रही थी, फॉर एग्जांपल डॉलर्स में हो रही है, ठीक है, तो उन सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया और रेगुलेट करना शुरू कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। लेटर ट्रांजिशनिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एज द इकोनॉमी मैच्योर्ड, और फिर धीरे धीरे उसकी मैनेजमेंट भी चालू कर दी जैसे इकोनॉमी हमारी मैच्योर होने लग गई थी। द 1991 एक बहुत क्रूशियल टाइम इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों को याद होगा एलपीजी पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसका मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यहाँ पे हुआ, प्रॉम्प्टेड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, जहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़े, विद द आरबीआई प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, जहाँ पे आरबीआई एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी इन मैनेजिंग द क्राइसिस को मैनेज करने में, एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी चेंजेस, और पॉलिसी चेंजेस को इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है? सेंट्रल टू इट्स फंक्शंस इज ओवरसीइंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके बाद जो आरबीआई का एक और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या आता है कि जो भी पेमेंट आई है उसे किस तरीके से, मतलब किस तरीके से पेमेंट का मोड रखना है। दूसरा, सेटलमेंट का सिस्टम क्या रहेगा वो भी ध्यान रखना है। एंश्योरिंग स्मूथ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन, और यही नहीं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लोगों के बीच में, एक तो वो स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इजीली हो पाए, कोई भी लैग वगैरह ना हो उसमें, और सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बीच में से पैसा को उड़ा के लेगा, नहीं, ट्रांजैक्शन सिक्योर होनी भी बहुत जरूरी है। विद इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन, जैसे जैसे ग्लोबल इंटीग्रेशन होता चला गया, यानी कि लोग जो हैं वो एक तरह से, अब देखो ग्लोबली हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम उस जमाने में रह रहे हैं, हम किसी भी कंट्री के गुड्स को, किसी भी कंट्री की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। और यही नहीं, किसी भी कंट्री जाकर ट्रैवल भी कर सकते हैं, बस दिक्कत है कि पैसा और वीजा वगैरह सब कुछ लगेगा, है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमें भी यहाँ पे माननी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे है, इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन, द आरबीआई ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आरबीआई भी कोशिश कर रही थी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अमिडस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स, और जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स हैं, यानी कि ग्लोबल रीजन में जो भी शॉक्स आ रहे हैं हमें उससे ही बचना है, ऐसा ना हो कि उसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे भी पड़े। मेकिंग इट क्रूशियल इंस्टीट्यूशन, और इसे क्रूशियल इंस्टीट्यूशन बना के फॉर इंडियाज इकोनॉमिक वेलबींग, और इंडिया की इकोनॉमी क्या होती चली गई? अच्छी होती चली गई आरबीआई के जरिए। और आज हम देखते भी हैं कि पेमेंट सिस्टम तो हमारा इतना इजी कर दिया गया है कि हम जो है वो इजीली पेमेंट कर पा रहे हैं कहीं पे भी, यहाँ बैठे बैठे अगर हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं, अपने इंडिया के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स करना मेरे हिसाब से काफी ईजी हो गया है, यानी कि अब तो कैश कैरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। आजकल तो क्या है, रेडी वाले भी क्यूआर कोड ले घूमते हैं, है ना, हर एक छोटा मोटा वेंडर क्यूआर कोड ले घूम रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। लेकिन उसका एक नुकसान भी है कि सारी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के खाते में आ रही है, गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि लोग कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है ना, सब चीज का पता गवर्नमेंट को यहाँ पे लग रहा है। अब कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें एक एक करके हम सारे रेट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला रेट क्या आता है? रेपो रेट। वैसे आप लोगों ने रेट पढ़ा भी होगा अगर आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो, है ना। तो रेपो रेट क्या होता है? वो एक रेट जिसके जरिए जो है ना आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार पे देती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एसबीआई को कैपेसिटी कमी पड़ गई, उसके पास लिक्विड फंड नहीं है, तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। एचडीएफसी को कमी पड़ जाती है या फिर कैनरा बैंक को कमी पड़ जाती है, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक है अगर उनके पास लिक्विड फंड की दिक्कतें आ जाती हैं तो वो आरबीआई से पैसा उधार पे ले सकते हैं एक रेट पे। उस रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स बैंक्स विद ओवरनाइट लिक्विडिटी, जिसके जरिए रिजर्व बैंक जो है ना वो क्या प्रोवाइड करता है? ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एक मिनट वेट कर लेना बस, चलो देखते हैं आगे। हाँ,
तो टेकिंग गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को ये लोग ले लेते हैं एज अ कोलेट्रल, ठीक है, यानी कि जब आरबीआई पैसा देगी तो आरबीआई को भी क्या चाहिए, गारंटी चाहिए कि वो बैंक जो है उनके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो उस चीज के लिए एज अ कोलेट्रल कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखवाई जाती हैं थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ की फैसिलिटी के थ्रू। एलएएफ को हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा, यानी कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसके जरिए जो आरबीआई है वो उधार बांटती है बाकी कमर्शियल बैंक्स को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो रेट जिस पर बाकी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार पे लेती हैं। दोनों बात एक ही है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि नाम ही क्या है, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट का उल्टा, यानी कि वो रेट जिसके जरिए आरबीआई उधार पैसा मांगती है, किनसे, कमर्शियल बैंक से। कि बात है आरबीआई को पैसे की क्या जरूरत, आरबीआई क्या करेगी पैसों का, अगर मान लो कि गवर्नमेंट को कभी दिक्कतें पड़ रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो है बजट डेफिसिट हो गया है, यानी कि रिवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा हो गई है, या फिर अदर फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, आरबीआई से उधार मांगने। अब आरबीआई के पास खुद का पैसा तो है नहीं, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उधार पे ले सकती है, और वो जो जिस रेट पे लेगी उसे पता क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड रेट। तो ये हो गया हमारे पास रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये 11-12 में पढ़ाया भी नहीं जाता है, पर ये दोनों चीज जरूर पढ़ जाती है कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इसके बाद समझते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि एक तरह से नाम से पता लग रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि जहां पे हम कैश की एडजस्टमेंट को देखते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि वो एसेट जो कहीं ना कहीं में एज फास्ट एज पॉसिबल कैश प्रोवाइड कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो बैंक में रखा हुआ पैसा हो सकता है, जब मर्जी निकाल सकता हूं, ठीक है, या तो घर में रखा हुआ कैश भी, वो तो सबसे ज्यादा लिक्विड है, या फिर अदर कुछ एसेट भी होते हैं जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये होता कैसे है वो समझते हैं। तो कंप्राइजिंग ओवरनाइट एंड टर्म रेपो ऑक्शंस, इसमें क्या होते हैं, ओवरनाइट एंड टर्म रेपो ऑक्शंस, यानी कि रेपो ऑक्शंस किए जाते हैं। द एलएएफ इंजेक्ट्स लिक्विडिटी, और जो एलएएफ है उसको हम यूज करते हैं ताकि लिक्विडिटी को बढ़ाई जा सके सिस्टम के अंदर, यानी कि कैश एक तरह से कैसे तो वो बढ़ाया जाए। रिजर्व बैंक हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड। तो जो रिजर्व बैंक है वो क्या करती है, वो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने की कोशिश करती है डिमांड के अकॉर्डिंग, और उसके लिए वो यूज करती है वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस विद वेरियस टेनोर्स, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए वो यूज करते हैं वेरिएबल रेट रेपो। इसके बाद टर्म रेपोज एम टू फोस्टर द डेवलपमेंट, इसके अलावा जो टर्म रेपोज है उसको भी यूज किया जाता है, और उसका मेन एम क्या होता है, डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाना ऑफ द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, वो भी किसके अंदर, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के अंदर। सेटिंग मार्केट बेस्ड बेंचमार्क, और यही नहीं मार्केट बेस्ड बेंचमार्क्स ही बनाए जाते हैं फॉर लोन देने के लिए, एंड डिपॉजिट प्राइसिंग टू इनहेंस द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, की मॉनेटरी पॉलिसी इजीली क्या हो सके, काम कर पाए। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस आर आल्सो कंडक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशंस, और ये भी चीज ध्यान रखना कि जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, रिवर्स रेपो ऑक्शंस वो भी कंडक्ट होते हैं ताकि मार्केट में जो भी प्रीवेलिंग कंडीशंस है उसके हिसाब से। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। अब ये फैसिलिटी क्या करते हैं वो समझते हैं। तो अभी तो समझ गए कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, एलएएफ, जिसके जरिए आरबीआई लिक्विडिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करती है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। अगर लिक्विडिटी कम है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके बढ़ाया जाएगा, ठीक है, अगर लिक्विडिटी ज्यादा है उसे कम किया जाएगा। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम हम सब जानते हैं आरबीआई का होता है, तो वो करते हैं हम इस पॉइंट के अंदर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे फोर्थ पॉइंट क्या आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएसएफ बोलते हैं। फैसिलिटी अलाउस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उन्हें एडिशनल फंड की जरूरत है अपने खर्चों को प्ले करने के लिए, हम सब जानते हैं जो बैंक है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक रोल होता है, उसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना। यानी कि सपोज करते हैं कि मान लो मैंने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाई, ठीक है, तो बैंक उसमें से कुछ तो अपने पास रखेगी, ठीक है, CRR की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में अपने पास रखेगी, और बाकी पैसे जो है ना लोन पे दे देगी। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 1000 रुपए जमा करवाई तो 10% उसका 100 रुपए अपने पास रखेगी ताकि
जो भी खर्चे हैं बैंक के, या फिर मान लो कुछ कस्टमर्स अपने पैसे वापस लेने आ जाते हैं तो उनको पैसा दिया जा सके, और बाकी पैसा यूज करेगी क्रेडिट क्रिएशन में, यानी कि लोन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। लेकिन इस सब चीजों में क्या होता है कि कई बार लोग इतना कैश निकालने आ जाते हैं कि बैंक के पास कैश की किल्लत हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में बैंक्स एक काम करते हैं, वो लोन लेते हैं किससे? आरबीआई से। तो वही चीज यहाँ पे है, ये फैसिलिटी अलाउ करती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक, जिसके जरिए रिजर्व बैंक से पैसा लिया जा सकता है यूटिलाइजिंग देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। किसको यूटिलाइज करके? एसएलआर को यूटिलाइज करके। पोर्टफोलियो अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट एट अ पीनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दिस सर्व्स एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म, एक तरह से सेफ्टी मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट अनफोर्सीन लिक्विडिटी शॉक्स। की अगर मान लो कि कभी लिक्विडिटी की कमी आ गई, ठीक है, बैंक्स के अंदर, बैंक में पैसे की कमी पड़ गई, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ गए, तो ऐसे केसेस में बैंक इस चीज को यूज करके, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ को यूज करके उस लिक्विडिटी की कमी को पूरा कर सकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से काम करता रहेगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लैफ कॉरिडोर, LAF कॉरिडोर। अब LAF तो हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लैफ कॉरिडोर होता क्या है वो समझते हैं। लैफ कॉरिडोर हैज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट। इसके दो रेट MSF रेट होते हैं, ऐसे रेट होते हैं एज इट्स अपर बाउंड। जो इसका अपर बाउंड है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सीलिंग, एंड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। अब समझते हैं ये अपर बाउंड क्या है। जब हम अपर बाउंड की बात करें तो ये एक तरह से वो इंटरेस्ट रेट है जिसके जरिए जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे दे रही है। तो वो हमारे पास क्या हो गया? अपर बाउंड रेट, जिसको हम सीलिंग बोल लेते हैं, फिर MSF रेट बोल लेते हैं। लेकिन दूसरा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? SDF। ये वो तरीका है कि जिसके जरिए जो भी डिपॉजिट है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास, वो चाहे तो अपने डिपॉजिट को, एक्स्ट्रा डिपॉजिट को आरबीआई के पास रख सकती है। रेट एज द लोअर बाउंड फ्लोर विद द पॉलिसी रेपो रेट इन द मिडल। और ध्यान रखना, जो पॉलिसी रेपो रेट होता है ना, वो LAF कॉरिडोर के अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, इनकी इसके मिडल की वैल्यू होती है, वो सब क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेपो रेट बोल के चलते हैं ऑफ द कॉरिडोर। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो और भी हैं जो आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ रखे होंगे। एक तो बैंक रेट आप लोगों को पढ़ना होगा, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। दूसरा कैश रिजर्व रेशियो, CRR बोलते हैं इसे, ये भी पढ़ रखा होगा। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब फटाफट ये डिस्कस करते हैं। अब पहले समझते हैं बैंक रेट क्या होता है। ये वो रेट है जिसके जरिए रिजर्व बैंक जो है ना वो बाय करता है या फिर रीडिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और अदर कमर्शियल पेपर को। अब जिन लोगों को नहीं पता, जिन बच्चों से कॉमर्स नहीं थी, मैं बता देता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज होता है क्या। पहले तो रट लो ये होता क्या है। बैंक रेट का सिंपल सा मतलब है कि वो रेट जिसके जरिए रिजर्व बैंक या तो बाय करेगी कमर्शियल पेपर्स को या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर रीडिस्काउंट करेगी। लेकिन बात यह है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो कि मैं एक बायर हूं और ट्रेडर हूं जिसको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना वो मार्केट में, मतलब बहुत बड़े अमाउंट के गुड्स खरीदने होते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं एक नॉर्मल मार्केट के अंदर। तो सपोज करते हैं कि मुझे 1 लाख 5 लाख के कुछ गुड्स खरीदने हैं, ठीक, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, कि भाई मतलब एक होलसेलर की शॉप है, उसके कुछ सामान मंगवाने हैं 5 लाख रुपए में। तो होगा क्या, मैं 5 लाख रुपए का सामान खरीद सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दूंगा उस पर्सन के नाम पे, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखी होती है? एक मैच्योरिटी डेट लिखी होती है। अब उस पर्सन के पास क्या चला गया? बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया, जो सेलर है, ठीक है। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जैसी मैच्योरिटी डेट पूरी होगी वो मेरे से पैसे ले लेगा, किसके? उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मेरे पास वापस आ जाएगा और मैं उसे पैसे दे दूंगा। लेकिन बात आई आपके दिमाग में कि भैया अगर एक बात बताओ कि जो सेलर है अगर उसे इमीडिएट पैसे की नीड पड़ गई तो वो कहां से ले? आपने तो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, आप तो मैच्योरिटी डेट के बाद ही दोगे उसे पैसे। तो वो चाहे तो उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, यानी कि बैंक के पास जाएगा, बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज देगा और बदले में डिस्काउंट जो भी पैसा है वो ले लेगा, ठीक है। और फिर जब उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी ना पूरी, तो बैंक मुझसे पैसा कलेक्ट कर लेगा। तो बैंक एक तरह से क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय भी करता है एक स्पेसिफिक रेट पे या फिर रीडिस्काउंट भी करता है। तो वही चीज यहाँ पे है, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है? 7 पॉइंट कैश रिजर्व रेशियो। अब ये एक तरह से क्या है? एवरेज डेली बैलेंस जो बैंक्स के पास होता है आर रिक्वायर्ड टू मेन द रिजर्व बैंक, जो उसे मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे मेन नहीं आएगा, मेंटेन आएगा।
मेंटेन करना पड़ता है किसके साथ? रिजर्व बैंक के साथ, ठीक है, एज परसेंटेज, ठीक है, एनडीटीएल बोलते हैं इसे, ठीक है। इस बात का मतलब क्या होता है कि जो भी डिमांड है वहाँ पे, ठीक है, और टोटल लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये होता है हमारा नेट डिमांड, ठीक है, और एक मिनट रुकना, एक मिनट वेट करना, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे नेट डिमांड, ठीक है, हाँ, तो एनडीटीएल इसका मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। तो वही चीज़ है, उसको प्ले करने के लिए बैंक को अपने पास कुछ पैसे को मेंटेन करना पड़ता है, और वही हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि टोटल अमाउंट का 1% बैंक को अपने हिस्से में रखना होता है, अपने पास रखना होता है, जिसको बैंक क्या करती है? जिन लोगों को जरूरत है पैसे की, जो अपना डिपॉजिट वापस निकालने आए हैं, उसे पे कर सकती है, और साथ साथ अपने कुछ डेली बेसिस के खर्चे कर सकती है। इसके बाद एक क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं इसे, शेयर ऑफ एनडीटीएल, यानी कि ये क्या है? एनडीटीएल का शेयर। अब एनडीटीएल क्या था? एक तरह से कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, यानी कि वो पैसा जो बैंक ने अपने पास रखा हुआ है ताकि वो अपने डेली खर्चों को पूरा कर सके, या फिर जिन भी लोगों को नीड से डेली बेसिस में पैसा प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक होता है एनडीटीएल का भी शेयर, दैट बैंक्स आर मैंडेटेड, जो बैंक्स ने मैंडेट कर रखा होता है टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट। क्योंकि देखो, अब मान लेते हैं कि एनडीटीएल एक बहुत अच्छा रिजर्व बन गया है बैंक का, ठीक है, लेकिन लोग जो है उतना पैसे की डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, तो बैंक करता क्या? बैंक जो है ना, उसमें से भी कुछ पार्ट निकाल के कुछ लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, ताकि जो उसे जब मर्जी कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके। तो सेफ एसेट में और लिक्विड एसेट में, जैसे इंक्लूडिंग, ठीक है, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर सकता है इन्वेस्ट, ठीक है, कैश में, या फिर मतलब कुछ पैसा कैश में तो रखा ही होता है, और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हमारे सेफ एसेट्स माने जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? 9th पार्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब समझते हैं ओएम है उसको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस इनकम्पास बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जब हम बात करते हैं वो उन ऑपरेशंस की जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो हम परचेज करने की बात करते हैं या सेल करने की बात करते हैं, ठीक है, फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग ड्यूरेबल लिक्विडिटी, ताकि या तो लिक्विडिटी को बढ़ाई जा सके या लिक्विडिटी को कम की जा सके। जिसे हमको बताता हूं कि जो बॉन्ड है ना, वो भी एक अच्छा तरीका है लिक्विडिटी को बढ़ाने का और कम करने का। समझाता हूं कैसे। हम सब मानते हैं भाई, बॉन्ड जो है मान लेते हैं गवर्नमेंट इशू करती है, और गवर्नमेंट इशू करेगी आरबीआई के थ्रू। अब कैसे करेगी वो समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि भाई जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को, भाई हमें तो इन्फ्लेशन कम करना है। अब इन्फ्लेशन कम करना है तो भाई मनी सप्लाई तो बंद करनी पड़ेगी, मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। उसका एक तरीका तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोग लोन लेना बंद कर देंगे, ठीक है, तो मनी सप्लाई थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। एक तरीका और भी होता है कि जो पैसा लोगों के पास है वो भी तो वापस ले लो। उसके लिए तरीका यूज करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बोलते हैं काम करो, हमारे पास पैसों की कमी है, हम ना बॉन्ड इशू कर देते हैं। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिया भाई 10% इंटरेस्ट रेट के, कि आप हमारे बॉन्ड्स खरीद लो, हमें अपना पैसा दे दो, मतलब अपने पैसे को हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, और जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगी हम आपसे बॉन्ड ले लेंगे, आपको पैसा आपका वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने प्री डिटरमाइन किया हुआ है बॉन्ड्स के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे है, यानी कि गवर्नमेंट जो है ना, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये करती है, आरबीआई को बोल देते हैं कि भाई आपके पास एक काम है कि भाई बॉन्ड को आपको क्या करना है? सेल करना है लोगों को, ठीक है। अब इससे क्या होगा? लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई लिक्विडिटी बहुत कंट्रोल में आ चुकी है, ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में आ गया है, उल्टा डिफ्लेशन बढ़ने लग गया है, लोग खर्चा करना बंद कर चुके हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को फिर से लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? धीरे धीरे बॉन्ड्स को सेल करना, बाय करना शुरू कर देती है, और लोगों को पैसा प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं या तो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है, यानी कि बढ़ाती है, या फिर क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी। तो ये एक तरीका होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरीके होते हैं। एक तो बॉन्ड्स वाला चक्कर है, जो आरबीआई देख सकती है कि भाई बॉन्ड्स के हिसाब से बॉन्ड्स बाय सेल करके मनी सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरीका क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट,
अब हमारे पास 10th पॉइंट क्या आता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, MSS 2004, ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट का स्टेबलाइजेशन करने का काम भी किसका है, RBI का है। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, यानी कि ऐसे मॉनेटरी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सी लिक्विडिटी, जो सरप्लस में लिक्विडिटी है, यानी कि जो एक्सेस पैसा इकोनॉमी के पास है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो एक्सेस पैसा इन्फ्लेशन ना बढ़ाए। रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट कैपिटल इनफ्लोज थ्रू द सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल होती है, जो कि उसी के जरिए लोगों से पैसा मंगाया जा सकता है, एंड ट्रेजरी बिल। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके पैसा मंगा लिया और जब जैसे लगा कि मनी सप्लाई कम हो रही है या फिर डिफ्लेशन बढ़ रहा है, वो वापिस से बेच दिए, सॉरी खरीद लिया वापस से और पैसा लोगों को दे दिया वापस। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचे जब जाते हैं जब मनी सप्लाई कंट्रोल करनी हो, और जब मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो वापस क्या कर देते हैं, वो खरीद लिए जाते हैं और लोगों को पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और जिनको बॉन्ड्स का नहीं पता तो बता देता हूँ, एक तरह का पेपर होता है कि एक तरह से आपको एक पेपर दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिए कि भाई ये लो, आप इतने पैसे के मालिक हो, आपने इतने बॉन्ड ले लिए, हमने आपसे इतना पैसा ले लिया, जिस दिन हम आपसे बॉन्ड वापस लेंगे, यानी कि बॉन्ड को वापस क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे, तो आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो ये चीज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। पर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है RBI के इंस्ट्रूमेंट्स को, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप इस हमारे व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं, और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।